देखिए, खिलाफ कितने हैं आपके इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस साथ देने वाला जो है आपका दमदार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और एक खुशखबरी है, कुछ बच्चों ने कल कमेंट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, विकास सिंह ने कमेंट किया कि सर मेरा बिहार दरोगा में प्री हो गया है, आपका बहुत ही हेल्प मिला करंट अफेयर में। और उसके बाद और भी बहुत सारे कमेंट आए। देखिए, उसके बाद अगला कमेंट आपका है राकेश जी का। इन्होंने लिखा कि हेलो सर, आज बिहार एसआई का रिजल्ट आया है, आपकी बेस्ट टीचिंग के कारण जो है मेरा भी रोल नंबर लिस्ट में इंक्लूडेड है, थैंक यू सो मच। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है। अगर दिखाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे पर्सनली जो है मैसेज करके जो है थैंक यू बोला है। तो देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और आप में से बहुत सारे लोग डेली सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब आजकल तो रोज़ से खुशखबरी मिल रही है कि सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। इसके पहले रेलवे में जो है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मेरा एनटीपीसी में जो है सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। तो देखिए, मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। मैं जो भी कंटेंट देता हूँ उसको ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित है, किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता। तो आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, आपको एक काम करना है। देखिए, पुराने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी छूट गए हैं, क्योंकि वो पुराने चैनल पे हैं और उसका थोड़ा सा दिक्कत आ गया चैनल में। तो सबको बताइए कि सर ने नए चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया है और इस चैनल पे सारे कंटेंट मिलेंगे। तो इतना कर दीजिए मेरे लिए और इसको शेयर अधिक से अधिक कीजिए, स्टेटस पे भी लगा कीजिए डेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस को हम 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं। देखिए, कुछ दिन तो बहुत ही खास होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, जो विश्व आर्द्र भूमि 2022 है, ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या है? इसका अंतर्राष्ट्रीय थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई यानी कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसको याद रखिएगा। देखिए, इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और अगला प्रश्न है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 20,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 सालों में टोटल 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। और आपको बता दूं, अडानी समूह जो है और फ्रांस का एक टोटल एनर्जी नाम का कंपनी है, ठीक है। तो अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी कंपनी का संयुक्त उद्यम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। ये चीज़ बहुत लोग नहीं जानते थे, ठीक है, कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो है ये अकेले कंपनी है या फिर दो कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो है ये भारत की अडानी ग्रुप और फ्रांस की टोटल एनर्जी ग्रुप का जो है एक संयुक्त उद्यम है। और आपको बता दूं, इसने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 सालों में कुल 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों को दवाओं की होम डिलीवरी के लिए अभी हाल ही में किस योजना को शुरू किया है। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सैनिकों की दवाओं के जो है होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना को शुरू किया है। और इन सैनिकों में वो सभी सैनिक जो है शामिल हैं जो रिटायर हो चुके हैं यानी कि सेवानिवृत्त सैनिक हैं। और साथ में जो सेवारत सैनिक कर्मी हैं उन सभी के लिए जो है ये होम डिलीवरी सेवा मिलेगी, ठीक है। और साथ में जो है इस सेहत योजना के अंतर्गत सभी को जो है ऑनलाइन परामर्श भी मिलेगा। ऑनलाइन मतलब आपने बुकिंग कर लिया, आपका नंबर आया, फिर आपको वीडियो कॉल पे जो है डॉक्टर मिलेंगे। डॉक्टर साहब पूछेंगे बेटा क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट झड़ रहा है या फिर वजन कम हो रहा है या फिर आपका टेम्परेचर कितना है, जो भी है आप बताएंगे और लक्षणों के आधार पर डॉक्टर आपको परामर्श देगा। और उसके बाद फिर आपको दवाओं की होम डिलीवरी भी हो जाएगी आपके घर तक। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है सेहत योजना, ठीक है। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन के तहत दवाओं की होम डिलीवरी दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से शुरू की गई है। और इस योजना को भविष्य में अधिक से अधिक केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि अभी दिल्ली से शुरू हुआ है, बाद में पूरे भारत में ये सेवा शुरू हो जाएगी। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आज बताना है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है।
आपके सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह और ऑप्शन बी है अमित शाह। बताइए इन दोनों में से भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन है। देखिए चौथा प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। देखिए भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये मध्य प्रदेश में बनेगा। और भारत का जो ये पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। देखिए जबलपुर काफ़ी क्लीनेस्ट प्लेस है, लगता है कभी कभी मैं जबलपुर जाता हूँ लगता है कभी कभी मैं लंदन में आ गया हूँ। खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ पे हैं और किनारे किनारे बहुत ही खूबसूरत मकान बने हुए हैं। काफ़ी ग्रीन एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, वहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जबलपुर आप जब भी जाइए तो आप भेड़ा घाट जरूर घूमिए। तो कितने लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। और कितने लोग भेड़ा घाट जा चुके हैं भेड़ा घाट जलप्रपात देखने। तो अभी हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। याद रखिएगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा, जबलपुर में। और जबलपुर के लम्हेटा में इसको बनाया जाएगा। और देखिए 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। और अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025-26 या फिर 2026-27 तक भारत के कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। देखिए भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि जो आपका वर्ष 2025-26 का वित्तीय वर्ष होगा या फिर उसके बाद वाला जो 26-27 का वित्तीय वर्ष होगा तब तक जो है भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए ये 5 ट्रिलियन डॉलर काफ़ी जो है पॉपुलर वर्ड है। और ये जब घोषणा की गई थी कि भारत को किस वर्ष तक जो है मतलब 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तब से ये चर्चा में था। और ये स्टेटमेंट 2019 में पीएम मोदी ने दिया था। 2024-25 तक टारगेट रखा गया था। तो अब इसको मैं डिटेल बताऊंगा। अभी यहाँ पे एक नाम रख लीजिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंत नागेश्वरन है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि 25-26 या 26-27 तक भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब आपको यही याद रखना है। इसके पहले मोदी जी ने एक जो है शब्द बाण छोड़ा था कि साल 2019 में, देखिए साल 2019 में पीएम मोदी ने कहा था कि वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की कल्पना व्यक्त की थी उन्होंने। और इसके साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई गई थी कि भारत जब 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। तो अभी तक मतलब ये टारगेट जो था 24-25 तक था, लेकिन अब इसको 25-26 या 26-27 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब फिक्स नहीं है, पहले एक फिक्स था। तो जब तक मतलब ये नई वाली स्टेटमेंट नहीं आई थी तब तक पुराना वाला ही एग्जाम में पूछा गया था कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये था 24-25, लेकिन अब हो गया है 25-26 या 26-27। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान को सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे के एक पूर्व कप्तान क्रिकेट कप्तान रह चुके ब्रैडन टेलर नाम के खिलाड़ी हैं, तो इनको क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इन्होंने जो है करप्शन वगैरह किए थे, कुछ उसमें घूस वगैरह लिया होगा, मैच फिक्सिंग वगैरह में ये शामिल थे। और साथ में एंटी डोपिंग कोड से भी जुड़े थे। तो डोपिंग वगैरह में जो है ये फंस गए थे, कुछ प्रतिबंधित दवाई लिया होगा इन्होंने। इसीलिए जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रैडन टेलर को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। और सातवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हुआसुंग 12 नाम का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिए मिसाइलों वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं उत्तर कोरिया की मिसाइलें। देखिए उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है या फिर चीफ कह सकते हैं या फिर सर्वे सर्वा कह सकते हैं, इसका नाम है किम जोंग उन, ठीक है। तो किम जोंग उन ऐसे पागलाना हरकत करता था, बहुत सारे मिसाइलों को इसने टेस्टिंग कर डाला। तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में देखिए अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल हुआसोंग 12 का जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया है। और इस हुआसोंग 12 का जो अनुमानित सीमा है मारक क्षमता है ये आपका है 4500 किलोमीटर, यानी कि इसका ये जो हुआसोंग 12 मिसाइल है ये 4500 किलोमीटर तक जो है मार कर सकता है, यानी कि 2800 मील तक मार कर सकता है। और ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों सहित उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला हमारे लिए सीधा एक गंभीर खतरा भी है
और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती भी है। और इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कई बार मिल भी चुके हैं किम जोंग उन से कि बेटा तुम सुधर जाओ, ये मिसाइल विसाइल ना बनाओ, मिसाइल का परीक्षण ना करो। क्योंकि देखिए अगर ये मिसाइलें अगर किसी पे दाग दी जाए किसी देश पे, अब सोचिए 4500 किलोमीटर, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप इसको दाग सकते हैं। तो कई सारे देश इससे डरते हैं, जैसे कि चाइना बगल में है, तो चाइना तो मान लीजिए शक्तिशाली देश है। जापान भी शक्तिशाली देश है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उत्तर कोरिया का जो किम जोंग उन है, ये जापान के ऊपर से जो है अपने मिसाइलें वगैरह दाग के कहीं और भेज के जो है उसको परीक्षण उसका कर देता है। तो बीच में जापान ने चेताया भी था ऐसे, इसलिए जो है एक वैश्विक खतरा बना हुआ है उत्तर कोरिया का किम जोंग उन, कभी भी कुछ भी कर सकता है। आठवां है कि हाल ही में टाटा स्काई ने खुद को किस नए नाम से रीब्रांड किया है। देखिए पहले टाटा स्काई मिलता था मार्केट में, अब टाटा प्ले मिलेगा आपको, ठीक है। तो टाटा स्काई टाटा प्ले बन गया है। देखिए टाटा स्काई जो है इसने 15 साल बाद टाटा स्काई का जो नाम है इसको छोड़कर टाटा प्ले इसको कर दिया है। तो स्काई की जगह प्ले लग जाएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए टाटा भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी में से एक है जो कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाती है। और आपको बता दूं जो टाटा की ये टाटा स्काई कंपनी है, देखिए इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और टाटा सन्स जो है इसकी इसमें 60% हिस्सेदारी है। और वाल्ट डिज्नी कंपनी की 30% और टेमासेक होल्डिंग सिंगापुर की इसमें 10% हिस्सेदारी है। यानी कि टाटा की अकेले कंपनी नहीं थी टाटा स्काई, ये 2006 में बनी थी। 3 कंपनियों का ये संयुक्त उद्यम था, टाटा और क्या नाम है, द वाल्ट डिज्नी कंपनी और टेमसेक होल्डिंग सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस नाम से अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। तो देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसने हैप्पी शॉप नाम से जो है अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। देखिए जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में बता दूं, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ और अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार सुराणा। इसको जरूर याद रखेगा कि एक पेट्रोलियम कंपनी जो है अब रिटेल कंपनी के क्षेत्र में उतर गई है, मतलब रिटेल फील्ड में उतर गई है। और इसका जो पहला रिटेल स्टोर है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मुंबई में, ठीक है। और इसके रिटेल कंपनी का नाम क्या है, हैप्पी शॉप। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया। तो देखिए जो आपका स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल है ये लद्दाख में मनाया गया है। और आपको बता दूं लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल का जो आयोजन है ये 30 और 31 जनवरी 2022 को किया गया था। और इस रंगीन उत्सवों को देखने के लिए भक्त जो है हर साल स्पीतुक मठ में आते हैं। कहाँ पर स्थित है आपका, ये लद्दाख में। और रंगीन मुखौटा नृत्य में भाग लेते हैं जिसे स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। देखिए जो आपका ये स्पीतुक मठ है ये लद्दाख के लेह से 8 किलोमीटर दूर है। और ये जो फेस्टिवल आपका है स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल, ये जो है शांति और समृद्धि का उत्सव है। तो ये 30 और 31 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट किया इस साल, इसको याद रखेगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एसबीआई ने टाटा पावर के साथ हाल ही में समझौता किया है। आपको बता दूं भारतीय स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में सूर्य शक्ति सेल नाम का एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है, इसको नोट कर लिए। और 12वां प्रश्न हमारा कि वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक को हम 1 से 7 फरवरी तक मनाते हैं। और आपको बता दूं ये जो वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक है ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे 2010 में महासभा के पदनाम के बाद फरवरी के पहले सप्ताह 1 से 7 फरवरी के दौरान मनाया जाता है। देखिए सांस्कृतिक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो आपका वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक है इसकी कल्पना की गई थी। और जो आपका द वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक है ये द कॉमन वर्ल्ड पहल के अग्रणी कार्य पर आधारित है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, बताइए। देखिए बजट से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कल के वीडियो मिल जाएंगे। और कल मैंने बजट का एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड किया था और उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है।
तो उसको जो है डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। बाकी उसको वीडियो को देख के एक एक फैक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और देखिए वो वीडियो इतना सरल तरीके से मैंने बनाया है कि आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए बजट 2022-23 याद हो जाएगा। अगला प्रश्न बजट से ही है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने % टैक्स लगेगा, बताइए। अगला कि हाल ही में 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने % रखा गया है, बताइए। अगला कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा, बताइए। और अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा, बताइए। देखिए ये सभी बहुत ही चुनिंदा प्रश्न थे, ठीक है, जो मैंने कल पूछे थे और उसको आप कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, तो ये देश बांग्लादेश है। अगला था कि फेयरलेस गवर्नेंस जो है इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। और अगला है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये राज्य है महाराष्ट्र। और नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का को किसने जीता है, तो इसको जीता है एस लिबार्टी ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है, तो इसको राफेल नाडाल ने जीता है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।